प्रोडक्ट 2006 तक दीपक नाइट्राइट सिर्फ 2 परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बना रहा था, नाइट्रोटोलिन एंड पीएनडी। 2006 एंड 2007 में इसने एक एक्विजिशन करी, बसंत केमिकल्स, which they acquired to produce DASDA. Now DASDA is again in a value chain. It is formed by PND and it is further used to produce OBA. OBA हाँ, मेरे को भी नहीं पता क्या है। सही केमिकल्स हैं बहुत सारे। ठीक है, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ आपको, कुछ कर रहा हूँ। ओके, तो और हमारा फिर ना सल्ला जी का टेस्ट लेंगे इसके बाद। मेरे को केमिकल से कोई बात नहीं, केमिकल के नाम नहीं आते, तो पूरा आप 2 लाइन में लॉजिक समझा दें। तो मैं एक चीज बोलता हूँ, जैसे पीएचडी करते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट बनती है। जैसे मैंने आज आप स्टूडेंट से पूछा कि कौन सा टॉपिक है जिसमें नॉन स्टॉप बोल सकते हैं, कोई ना कोई टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर आप नॉन स्टॉप लिख सकते हैं, हाँ सामने लोग कन्विंस कर सकते हैं, तो ऐसे पीएचडी होती है जी। तो वर्ल्ड की जो ये इसमें नॉर्मली होता है, पीएचडी की जो थीसिस बोलते हैं, अगर कागज पर लिखते हैं जो हम जानते हैं, 1000 पन्ने, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 पन्ने तक मैंने सुना है। एक टॉपिक है जिसके ऊपर किसी ने 20,000 पेज लिख दिए। हाँ, 500-700 1000 से कम मैंने नहीं सुनी। वर्ल्ड की बेस्ट पीएचडी रिपोर्ट जिसको वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया, वो बनी थी 1 पेज। जहां कोई 1000 से नीचे सोच नहीं पाता, उसने 1 पेज में वो डाला। ये मेरे को मेरे प्रोफेसर ने बताई थी कि वो चीज डाल दी कि वो 1 पेज ही अप्रूव हो गया। क्या लिखा हो? एक पेज में वो सब कुछ लिख दिया। किसी एक उस टॉपिक के बारे में, मान लो किसी इंसान को एक्सप्लेन करना है, उस इंसान के बारे में 1 पेज में क्या लिख सकते हैं। तो बताने का पर्पस ये था कि हिमांशी जो बोल रही है, ये सब सुनने के बाद एंड में हम ये तो बड़े सारे से कह देते हैं कि लेना है नहीं लेना ले, लेकिन ऐसे इमेजिन करो कि अब मेरे को वो कंपनी प्रेजेंट करनी है और मैं कितने ही कम शब्दों में जो हिमांशी ने बोला उसका पूरा मीनिंग उन शब्दों में आएगा। जो हम स्कूल के अंदर बुक पढ़ने के बाद हिंदी और इंग्लिश के अंदर ब्रीफ्स लिखते हैं, ये टॉपिक पढ़कर या केस स्टडी आती है, टॉपिक केस स्टडी पढ़कर आपको क्या समझ में आया, उसके ऊपर 4 लाइनों का ब्रीफ लिखो, 8 लाइनों का ब्रीफ लिखो। ये सलाह जी के लिए तो नहीं है, लेकिन हिमांशी तुम्हारे लिए हो सकता है। कंपनीज में इंटरव्यूज जब ऊपर लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि हमारा, जैसे मैं बताता हूँ, मेरा कोका कोला में इंटरव्यू हुआ था, तो हमारी जो मार्केटिंग की ग्रंथ होती है किताब, उसको हमारी मार्केटिंग की बुक एक होती थी, फ्लिप कॉटा बंदे का नाम है, जिंदा है आज भी वो। तो वो मार्केटिंग वहाँ पर जो काम क्या करना था मार्केटिंग का, तो वो कहते हैं मेरे को इंटरव्यू में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। हम 10-12 लोग थे, मैं विनीत सर थे जिनको आप जानते हो, मैं और विनीत सर थे, बाकी दोस्तों को नहीं जानते। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो उस बुक में ना लिखा हो। हम लोग बुक ही पढ़ी, हम तो बच्चे थे, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे है कि आप क्या वो पूरी बुक में से खिचड़ी बना, मेरे को नहीं आया थॉट इस वक्त, लेकिन क्या खिचड़ी बना सकते हो। OBA is a brightening agent, इसलिए ये बेसिकली जैसे डिटर्जेंट में यूज हो रहा है, तो डिटर्जेंट्स में एज एन केमिकल हम OBA डाल रहे हैं। इसी तरह ये OBA पेपर, डिटर्जेंट, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों में, एंड कोटिंग एप्लीकेशन इन प्रिंटिंग एंड फोटोग्राफिक पेपर, इन सब में यूज होता है। तो इन 2007 जब दीपक नाइट्राइट ने बसंत केमिकल एक्वायर किया ताकि वो डासडा प्रोड्यूस कर सके, एंड डासडा से
उसने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए OBA प्रोड्यूस किया। डाजा से OBA प्रोड्यूस करने के लिए 2011 में दहेज गुजरात में एक अनदर ग्रीनफील्ड कैपेक्स अनाउंस किया OBA के प्रोडक्शन के लिए। तो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से हमारा सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 6.9% अप्रॉक्स 7% और प्रॉफिट में ओनली 1.9%। डाजा और OBA में चाइना का मार्केट शेयर, चाइनीज कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू दीपक नाइट्राइट का कुछ 10-12% मार्केट शेयर है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स, एंड इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा है सेल्स और प्रॉफिट। उसके बाद अगला है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स। तो ये बहुत कस्टमाइज्ड केमिकल्स होते हैं। जैसे अगर हम लॉरियल को केमिकल बेच रहे हैं तो लॉरियल अपना स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पेसिफिक केमिकल डिमांड कर रहा है, और इससे पहले जो हमने बात की थी बेसिक केमिकल्स और परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स थे, यानी कि जैसा सब बना रहे हैं वैसा हम बना रहे हैं। मैं एक कुछ चीज ऐड करता हूँ। बेसिकली हम उसे एनालॉजी बोलते हैं। आई डोंट नो कितना एनालॉजी वर्ड समझ में आता है इनके लिए भी, जो कैमरे के रिकॉर्डिंग सुनेंगे नहीं सुनेंगे पागल, या जो भी एक्सपर्ट। एनालॉजी यहाँ पे ये है कि कैसे, जैसे मान लीजिए मैं और सरला जी आपके लिसनर हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है, बट मैं कुछ बीच में कुछ टोक रहा हूँ किसी वजह से, कैसे आप इसको और इंटरेस्टिंग बना सकते हो। हाँ, तो मैं एक हिंट देता हूँ। मैंने अपनी पहली या दूसरी प्रेजेंटेशन दी थी MBA के अंदर। मेरे को ऐसी याद है कि ये हिमांशु बोर कर गया। मेरे को समझ में आया, सरला जी को समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसे ही पता नहीं, देखो मैं अपने बारे में से बजाय उनके बारे में सोच रहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा, वो बोर हो गए। तो मैंने एक नया पॉइंट निकाला कि मेरे MBA के अंदर जब मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी, वो थी इन्वायरमेंटल साइंस की, गंगा रिवर के ऊपर। तो गंगा जी तो तब से जुड़ी हुई है साथ, और वहाँ पे मैंने शुरुआत भी उत्तराखंड से करी थी, पुराना याद आ रहा है। तो उसके बारे में बहुत अच्छी चीजें बताई थी गंगा जी के बारे में, जो मैं पढ़ के बताया। लेकिन ना मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी कि 40 मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, शैली मैडम हो गए, विनीत हो गए, दिवेश और मैं साथ दे रहे। तो पहला आधा मुझे बोलना था, फिर दिवेश को बोलना था, नंबर लाए थे उस प्रेजेंटेशन में। स्मिता हो गई और बहुत सारे फ्रेंड्स। तो मैंने जो स्टार्ट करा, मैंने कहा, और टीचर बैठी थी, खूंखार टीचर, FMS से पढ़ी हुई थी, और फिर हमारे पास थे खूंखार थी एक नंबर की। तो मैंने कहा, लोग ना, मैं ये प्रेजेंटेशन बनाई है गंगा रिवर के ऊपर, हो सकता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन एक बात की गारंटी है, 100 में से 20 मार्क्स का जो पेपर है ना, वो उसका क्वेश्चन ये सेट हो चुका है। तो मेरी प्रेजेंटेशन ध्यान से सुन लोगे तो आपको 20 मार्क्स के पेपर ना क्लियर हो गया। 20 मार्क्स टीचर वाज राइटिंग समथिंग ना, एकदम शी स्माइल। तो मेरे को समझ में आ गया, अब मैंने ले लिया है जो मेरे को चाहिए था, क्योंकि नंबर तो नहीं लगाने हैं। तो पता नहीं कहाँ से आई, एकदम ये कहता है, एकदम आती है स्पॉन्टेनियस। मैं कोई सोच के नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन स्पॉन्टेनियस आई कि हमें सुन लो, फिर वो ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड तो ये हुआ, एक सिर्फ पुरानी इतिहास 20 साल पहले कुछ करा था। आज मैं इसमें यह बोलना चाहता हूँ, आप इसके अंदर कैसे और ऐड कर सकते हो कि ये बहुत बोरिंग टॉपिक है। केमिकल्स के बारे में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन केमिकल्स के नाम भी याद नहीं रहेंगे, लेकिन सुनने की बहुत अच्छा है। बोरिंग, हाँ बोरिंग हो सकता है मैंने बनाया है इसलिए। नहीं, मेरे लिए बोरिंग नहीं है, लेकिन जो यहाँ सुनेंगे कैमरा पे, एंड जैसे सल्ला जी हैं, उनका क्योंकि वो टॉपिक नहीं है ना, मैं इसलिए कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो ये हिमांशी को बोलना चाहिए था, शुरू करने से पहले बोले, या अपने टॉपिक को जानती है तो बोले, या बीच में इतने सारे
केमिकल्स के हैवी नाम आ रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बुक, जो मेरी बुक जब आप पढ़ोगे, कोशिश करना लाइन बाय लाइन पढ़ो। इनिशियली स्टार्ट होने पे जब मैं ऑथर को इंट्रोड्यूस किया वगैरह, तो मैंने लिखा ये बुक बहुत बोरिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंग्लिश है। इंग्लिश हमारा एक सोर्स ऑफ मीडियम है कन्वर्स करने का, ये मैंने बुक में लिखा है। सो बियर विद मी, बोर नहीं करूंगा, बहुत सारी कैलकुलेशंस भी हैं, समझ नहीं आएंगी, बट लॉजिक को समझ। ऐसे बीइंग एन राइटर मैंने इंटरेक्ट किया पढ़ने वाले से। जब मैं अपना पेपर लिखता हूँ तो मेरे को पेपर लिखने में पता होता है कि मैं सामने वाले के माइंड को कैसे हिट करूंगा। मैंने पता ये ऐसी ओपनिंग लाइंस मास्टर इन बिजनेस लॉ के एग्जाम NLSIO बेंगलोर में लिखा है कि आई नो यू वांट, ये मेरी ओपनिंग था, आई आंसर, आई नो यू वांट टू कंफ्यूज मी, देयरफॉर यू आर आस्किंग सेम काइंड ऑफ अ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। और छठे में भी वो ही क्वेश्चन का मीनिंग था। वहां मैंने कहा seriously now ये मेरी ओपनिंग लाइन थी छठे आंसर की। Now seriously now I'm finding it silly. Why have you asked this question? Out of 6 questions, this is the same kind of question, intellectual property right, IPR के ऊपर पेपर था। You're asking the same question again. ये मैं सीधे यहाँ से बात कर रहा हूँ जो चेकर है कि why are you giving me this question 6 times? और 6 क्वेश्चन का ट्रस्ट में एक ही मीनिंग था, सेम ही मीनिंग था, मीनिंग सेम था। लेकिन ये लिखने के बाद कि नाउ आई एम फीलिंग इट सिली, यू आर आस्किंग मी व्हाट्स द टीचर अनॉयड विद। मैं कहा बट आई सब भी मैं लिखा कि आई एम आल्सो अ प्लेयर, आई टेक योर बॉल एंड हिट इट मोर हार्डर एंड लेट मी सी व्हाट कम्स आउट ऑफ माय माइंड इन दिस 6 टाइम आंसरिंग द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने सीधा इंटरेक्ट किया। तो अभी आपको भी क्यों ऐड, मेरे को मुंह पे आ गया, क्यों ऐड कर रहा हूँ ताकि केमिकल्स के नाम और ये बोरिंग है। मैंने कुछ काम भी किया है, सरला जी को दिखाया और आपकी सारी बात सुना। थिंग इज कि ये बहुत सारी बोरिंग चीजें, बट जब तक हम जो बोलना चाहिए इन फ्यूचर, जैसे कई सारी कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी आ जाए, कई सारे कॉम्प्लेक्स नाम आ जाए, कई सारे जैसे कंपनियों के नाम हमें याद रह जाएंगे क्योंकि हम उनसे डील करते हैं, बट केमिकल्स के नाम या ये क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है, तो यू शुड हैव एड्रेस कि ये सारा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन रिसर्चर। अंटिल अनलेस मुझे ये नहीं पता होगा कि कौन से केमिकल की डिमांड है, तो मैं उसका कॉम्पिटिटर नहीं ढूंढ सकती जो उसी केमिकल को बना रही है। और जब तक हमें, अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है जो हमने ढूंढा क्लीन साइंस के केस में, तो फिर मेरे पास वो सोना है जो किसी के पास नहीं है, जैसे कि लेगेसी स्टॉक्स। क्लीन साइंस में मतलब ऐसा नहीं कॉम्पिटिटर, क्लीन साइंस का कॉम्पिटिटर है, उसके पास केमिकल मोनोपोली वाले हैं। सर नहीं है ना केमिकल मोनोपोली? नहीं, मैं कुछ और एंगल से बता रहा हूँ। कुछ चीजें मैंने ऐसी देखी उसके बारे में पढ़ते हुए कि वो अपने कुछ एलिमेंट्स जस्ट लाइक एक एग्जांपल देता हूँ आपको और बेटर समझने के लिए। 2004 की बात है, कैंसर आज भी लाइलाज बीमारी है, बाबूजी गए हमारे। सिंस 2004 आज जब बहुत पुरानी बात है ये, जब ताऊ जी के ब्रदर इन लॉ हमारे ऑफिस आए 96 एंड ही वाज चेयरमैन ऑफ वीनस रेमेडीज। सो आई आस्क्ड हिम कि अंकल, मैं ऐसे सोफे बैठा था, बड़े से कैबिनेट सोफा रखा है ना, तो 7 साढ़े 7 बजे डीपी का बैकअप वगैरह लगाकर मैं बाहर जाके 2 मिनट की जी काम हो गया, चल सकते। समर वाज सिटिंग ड्रेस कोड, मैंने बड़े सर ने कहा, पापा ने कहा कि ये हैं राजीव दत्त, तो मैंने नमस्ते करी, तो फिर मैंने कहा ये वीनस रेमेडीज के चेयरमैन है। मैं दोबारा सोफे पे खड़ा हुआ, मैंने कहा प्लीज हाथ मिलाना चाहूंगा कि इट्स द फर्स्ट टाइम मैं किसी लिस्टेड कंपनी के चेयरमैन से मिल रहा हूँ, तो बड़े खुश हुए। फिर मैं हमारी आधा पौन घंटा बात चली उसके ऊपर, क्यों बता रहा, जैसे आपने बोला कि वो नहीं है। बेसिकली चीज क्या है कि हम उस प्रोडक्ट को, हम अपने प्रोडक्ट को कैसे यूज करते हैं और कहाँ उसे शोकेस कर रहे हैं। उनसे मैंने पूछा अंकल
क्या ये बात सही है कि मार्केट में एड्स मतलब HIV, कैंसर और हेपेटाइटिस बी तीनों ही लाइलाज बीमारी, इनका दवाई है? तो मैं पूरी कहानी ना सुनाते हुए शॉर्ट बता दूंगा। उनका सीधा आंसर था हाँ। और बेटा तुम्हें शौक होगा जो उन्होंने बोला कि सुनते हुए कि ये दवाई हाजमोला बनाने वाली डाबर के बाद और आज भी मार्केट में अब वीनस हेमेटिस के पास भी है और डाबर के पास भी है। 2004 की बात कर रहा हूँ, आज 18 साल हो गए बातों को। और रेंडेक्सी, सन फार्मा, सिप्ला सबके पास है, लेकिन मार्केट नहीं होता। क्यों मरता है? तो मेरे को 2000 रुपए की एक गोली बेचनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है मैं नहीं बेचूंगा। एक गोली बनाने में तेरे को सारी जितना तुमने खर्चा लगाया है, 5 रुपए की गोली है, 50 रुपए की बेच ले, 2000 की नहीं बेचेगा। गवर्नमेंट के अपने सही है, कंपनी कहती है नहीं, कैंसर से मर चुका मैं, और ये सच है। तो ये है कि मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मेरे पास मॉलिक्यूल्स है, मैं मॉलिक्यूल्स का क्या कर रही हूँ, ये क्या कर रहा हूँ। तो सेम वे जो हमने इसका बताया, तो आप मेन टॉपिक पे फोकस वापस आ जाओ। टॉपिक का फोकस ये है कि हाउ यू विल एड्रेस अगेन एंड अगेन टू द ऑडियंस इफ द टॉपिक इज बोरिंग, कि उनको क्या ऐसा बीच में हम इंटरेस्टिंग दे सकते हैं ताकि मेरा उनसे कनेक्ट रहे। एक होता है कि मुझे बोलना है, अपनी बात खत्म करनी है, प्लेटफॉर्म छोड़ देना है। दूसरा तरीका ये है कि हम उसको कैसे, यही है मार्केटिंग, अपनी बात को उस स्टोरी फॉर्म में बता देना सो दैट सामने वाला हमारा बन जाए। ठीक है, तो आगे इस इम्पोर्टेंट एलिमेंट का ध्यान रखना है सो दैट लॉरियल में यूज हो रहा है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉरियल, BASF, बेयर ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से हैं। उनमें तो मैं क्या सोच रहा हूँ जब आप ये नाम ले रहे हो, ये क्या सोच रही है मुझे नहीं पता, मैं क्या सोच रहा हूँ मैं अपना नजरिया बता सकता हूँ कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां उनमें भाई ये घुस गया है, वो आसान काम है। वन, दूसरा यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें सोचनी है फर्दर, या तो इजीली निकाला जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा, या सबसे बड़े में घुस गया भाई अब तो कोई निकाल नहीं सकता। जैसे कि इंडियन आर्मी में अगर आपके ट्रक लग जाए, आपका सामान लग जाए, आपकी वेस्ट लग जाए, आपकी गन लग जाए, तो दैट कैन बी कि आपको 10 साल का ठेका मिले। अब आप इंडियन आर्मी के अंदर ठेकेदार बन गए हो तो कोई निकाल नहीं सकता। बर्मन जी का जमाई इंडियन आर्मी के वो बनाता है सामान। सो ऐसे हम चीज़ों को लिंक करते हैं सो दैट कैसे सामने वाले को वो आपका रिसर्च मिल जाए, सो दैट अगर केमिकल के नाम समझ नहीं आ रहे, वो केमिकल किन चीज़ों में यूज होता है और किन कंपनीज में जा रहा है, जिससे उसकी वर्थ पता चले सुनने वाले को और आपके प्रेजेंट करने में ज़्यादा मजा। बस यही बड़े तो हमने यहाँ पे छोड़ा था कि बेसिक केमिकल्स आर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें आप वैसा ही बना रहे हो जैसा कॉम्पिटिटर बना रहा है, तो आपके पास ज्यादा प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं है, आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। कंज्यूमर उधर चला जाएगा जहाँ कम कॉस्ट होगी, जहाँ क्योंकि आप भी वही बना रहे हो, कॉम्पिटिटर भी वही बना रहा है, तो वहां पे मार्जिन बहुत कम है। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स स्टैंडर्डाइज्ड केमिकल्स है, यानी कि आप बहुत ही फाइन एंड स्पेशलिटी कस्टमाइज्ड केमिकल्स है, यानी कि आप कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग उनको अपना केमिकल बना के दे रहे हो। जैसे कि लॉरियल को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरह का केमिकल चाहिए इज डिफरेंट फ्रॉम सिंजेंटा को अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए किस तरह का केमिकल चाहिए। और ये दीपक नाइट्राइट इन कंपनीज को पिछले कुछ 9 से 10 साल से सप्लाई कर रहा है, यानी कि ये परमानेंट कस्टमर्स बन चुके हैं इसके, क्योंकि जो ये केमिकल के केस में
प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा भी चेंज आया 1% भी तो लॉरियल को चाहिए कुछ और वो बन के कुछ और निकलेगा। जैसे कि यहाँ आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो सर, जैसे लॉरियल को एक क्रीम बनानी है, उसके लिए उसको एक केमिकल चाहिए, तो अगर मतलब क्वांटिटी वाइज 0.1% का भी केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंज आता है तो कुछ और ही पता बनेगा। चलेगा कि खाली खराब कर हो गई। गया। नहीं तो उसको आपको ये बोलना है कि पता चलेगा खालू कर गई, ये बोलो कि स्किन पे वो हाँ, स्किन के लिए यूज हो रहा है। तो हमें ना इसको फनी एंड थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए कि सर में शैम्पू बनाया था बाल निकल हाँ हेयर रिमूविंग क्रीम बन गई हो। एग्जैक्टली तभी वो सामने वाला बोर होने से बाहर आएगा, अरे हाँ केमिकल इतने जरूरी है, इसीलिए मैं बीच में बोला हूँ। तो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से इनका 17.45% कंट्रीब्यूशन आ रहा है सेल्स में, और प्रॉफिट में आ रहा है 28% कंट्रीब्यूशन। अगेन पीछे जैसे हमने देखा था कंट्रीब्यूशन, उससे बेसिक केमिकल्स में कंट्रीब्यूशन इतना था 16%, उससे थोड़ा सा इसमें हाई इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें मार्जिन अच्छा मिल जाता है क्योंकि अलग से बना रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। ओके, तो इसका जो दीपक मेटल का लास्ट एक बिजनेस सेगमेंट है, ये सब्सिडरी है पूरी दीपक फिनोलिक्स नाम से, जो प्रोड्यूस करती है फिनॉल एंड एसीटॉन। सो अब अगेन केमिकल के नाम आ गए। एसीटॉन क्या होता है? जब अगर हम 1 यूनिट फिनॉल बना रहे हैं तो फॉर एग्जांपल हम 100 यूनिट फिनॉल के बनाए हमने, तो 60% यानी कि 60 यूनिट्स एसीटोन उसमें से अपने आप प्रोड्यूस होगा, मतलब उसके साथ इट इज बाय प्रोडक्ट। तो दीपक नाइट्राइट ने की जो सब्सिडरी है दीपक फिनोलिक्स, ये मैन्युफैक्चर करती है फिनॉल, एसीटोन एंड आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो अब ये दीपक नाइट्राइट इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिनॉल और एसीटोन का। जस्ट टू ऐड, ये जो 3 नाम आपने बाद में ना आइसोप्रोपिल, हाँ, ये भी बाय प्रोडक्ट्स हैं और ये भी आईपीए, और ये ना एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा होता है। एग्रोकेमिकल्स में क्या होता है, कैसे बताऊं, पेस्ट को मारने के लिए हो सकता है। एग्रीकल्चर में कहाँ भी हाँ, आप वो कह सकते हो, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि एक एग्जांपल ये था ना, रोहित सर ने काम किया है एक चीज पे, मेरे को ना एग्जैक्ट अभी वर्ड है, सोयाबीन हम एक तो होती है, हम ये वाली सोयाबीन आती है, खड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाल वाली सोयाबीन, एक सोयाबीन दाल वाली तो एक, हाँ, और दूसरी वो जो सोयाबीन की वो बनती है बड़ी, तो इसी से बनती है ना, दाल से, तो उसको पीस के जो भी हाँ करते हैं। इसी सोयाबीन में जब इसका तेल निकालते हैं, तो तेल निकालने के बाद वो तो सोयाबीन का तेल बन जाता है, उसमें 2 बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। एक जिसके सोयाबीन के केक्स बनते हैं, वो केक्स जानवर को खिलाने के काम आते हैं, गाय भैंसों को, उससे उनकी दूध की क्वालिटी बहुत हैवी होती है, बहुत हैवी, अच्छी एंड हैवी। और एक और निकलता है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको, बड़े से मुझे ज्यादा पता है, सोयाबीन सीड, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन केक्स, सोयाबीन कुछ कहते हैं उसे, मेरे को नहीं आ रहा मुझ पे नाम, वो इंडस्ट्रियल केमिकल बनता है। तो मतलब एक सोयाबीन का 3 जगह में से 2 बोले हैं, तीसरी चीज और है, हाँ, एक तेल हो गया, एक इंडस्ट्रियल में कुछ आता है, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा, वो भी एनसीडीएक्स पे ट्रेड होता है। तो सोयाबीन ऑयल में ट्रेड होता है, केक्स तो हो गया, जानवरों को खिलाने के काम आ गया,
और वो हैवी बनाने, तो एक दाल पीसी, एक चीज से हाँ एक दाल पीसी हाँ। और 2 चीजें निकलती हैं और वो दोनों एनसीडीज पर ट्रेड होती हैं। तो बताने का ये कि ये जो 3 आपने नाम लिए, एसीटोन, ये फिनॉल और ये ना इसमें शराब में, और वही केमिकल, गंदे केमिकल है ये शराब। एक आपने अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या ऐसा कुछ नाम लिया था, IPA आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये शराब में, और एक फिनाइल बनाने में जो ये बाथरूम साफ करने वाला, तीसरा मतलब सोचो शराब में भी वही वो केमिकल जा रहा है, बाथरूम साफ करने में जा रहा है। और एक और चीज मेरे को याद आई है जहाँ बहुत गंदी जगह है और वो केमिकल, मतलब वो केमिकल डल रहे हैं, तो ये बायो प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्फ, निरमा, ये इनके भी ये बायो प्रोडक्ट इसी में से निकल रहे हैं, इन्हीं केमिकल से। तो वजीरपुर के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल का काम करती हैं, जैसे वो सामने नौलखा साबुन और एक और साबुन वाला है, वो साबुन में वो केमिकल यूज होता है। तो इसमें फिनॉल, एसीटोन और IPA में दीपक नाइट्राइट के पास इंडिया में 50% के अराउंड मार्केट शेयर है। फिनॉल कहाँ यूज होता है? फिनॉल और एसीटोन का एप्लीकेशन देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। सैनिटाइजर्स में प्लाईवुड एडेसिव्स, यानी कि जो लकड़ियां चिपकाने के लिए use होता है। जो लकड़ियां चिपकाने के लिए बनता है उसके अंदर यूज होता है। हाँ, प्लास्टिक, एशियन पेंट्स में और दवाइयों में, फार्मास्यूटिकल, लैमिनेशन कोटिंग, इन सब में, और नायलॉन फाइबर। तो ये एप्लीकेशन ऑफ फिनॉल एंड एसीटोन है। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ी और एप्लीकेशन पढ़नी है। मैंने ये, जैसे रिलायंस इज अ कस्टमर, तो जो हमने एप्लीकेशन देखी ये वाली फिनॉल की, उसमें मुझे समझ नहीं आया रिलायंस को क्यों चाहिए होगा फिनॉल। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे। हाँ सॉरी। तो फिनॉल आर यूज फॉर मेकिंग ग्लू, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स, एज एन इंटरमीडिएट भी आगे कुछ केमिकल बनाने के लिए। एसीटोन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स, केमिकल, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। और IPA जो होता है इज अ की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लीनिंग, डिसइंफेक्टेंट, जैसे सर ने भी बताया, क्लीनिंग फर्नाइल्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, और वो सैनिटाइजर भी अगेन क्लीनिंग में। और ये नाम जो है ना, ये मैंने स्कूल में सुने थे, ये जो 3-4 नाम मैंने बोले ना आपको, बस फर्क उतना ही है। केमिस्ट्री मेरा 9th में, क्योंकि मैंने 11th-12th में नहीं लिया था, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया था, वो नाम आज भी याद है। वही है कि जब मैंने पूछा ना कौन सा टॉपिक है इसमें बात करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, तो वही उसी से आपका एक आंसर निकलता है कि वो तभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको फटाफट से कॉल करता है। और मैं अगर एक कन्फेस करूँ, हाँ मैंने जो बोला ना कि यहाँ यूज होता है, मुझे नहीं पता क्या नहीं पता सर? जो मैंने बोला कि यहाँ चीजें यूज होती हैं, वो स्पॉन्टेनियसली बस कुछ चीजों को, जैसे आपने बताया कि अल्कोहल में भी और क्लीनिंग में भी, और ये मेरे को मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, बस मैंने शायद माइंड ने कुछ चीजों को लिंक किया और ये आंसर निकल गया कि ओके ये केमिकल मैंने यहाँ सुने हैं, बट मैं 100% श्योर नहीं था। बट मेरे को ये पता था कि आप दोनों को नहीं पता तो वो हाँ ही कह दोगे।
ठीक है, एंड आपने बस उस बात को पूरा कर दिया। तो अगेन बैक टू दिस थिंग कि क्योंकि केमिस्ट्री पसंद थी, बाकी सब्जेक्टों से वो समझ आती थी, वहाँ पर इजी लगता था कि नाम ही याद करने हैं और करना गया। ओके, तो इंडिया में इसकी डिमांड कितनी है? हमें हमारा प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं, उस तभी तो हमें पता चलेगा कि हम हमारे मतलब हमारा काम चलेगा, कंपनी चलेगी या प्रॉफिट होगा। तो एसीटोन, फिनॉल की पहले डिमांड की बात करते हैं। फिनॉल की डिमांड है 350,000, बेसिकली 350,000 टन पर एनम, और एसीटोन की है 180,000 टन पर एनम। और ये डिमांड ग्रो कर रही है 8 to 10% पर एनम की रेट से। तो दीपक नाइट्राइट की अगर हम बैलेंस शीट उठा के देखें तो पहले उन्हें सिर्फ मतलब इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था जितना अभी पिछले 2 सालों में, पिछले या 2 इयर्स में अगर हम देखेंगे तो इनका जो रिटर्न है वो काफी अच्छा है। इसका वन ऑफ द रीजन जो चाइना वाला जो सेगमेंट है उसकी हम बात बाद में करेंगे, और इसका दूसरा रीजन ये भी है कि जब हम एक प्लांट लगाते हैं तो हमारा जो कैपेक्स होता है, बेसिकली जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ उस प्लांट को लगाने में, वो बहुत मतलब एकदम से दीपक नाइट्राइट ने 1400 करोड़ इन्वेस्ट करे एक प्लांट लगाने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया, बट उसका प्रॉफिट होते होते मतलब अब उसको उसका प्रॉफिट आ रहा है। अगर सलाना से पूछोगे ना उनको, हाँ, वो तो एक्सप्लेन नहीं कर तो सकती मैं कैसे प्रॉफिट आ मैं रहा है। आगे नहीं बढ़ रही मैं उसी को सोच रही थी और कुछ कैसे बोल रही। मतलब जो पहले लगाई अब प्रॉफिट अब आ रहे हैं। कैसे? आपसे पूछ रहे हैं नहीं, मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, बताओ। अच्छा, अब उस केमिकल अब वो उसके अकॉर्डिंग चीजें जैसे बना रहे हैं, फिर बताइए मानसी, आपका पॉइंट है, कैसे अब प्रॉफिट कैसे आ रहा है? सर क्योंकि सेल हो रही है, उस मतलब उन्होंने फिनॉल बनाने के लिए एक प्लांट लगाया, तो पहले तो उन्होंने खर्चा किया, लाइबिलिटी ली, डेट और इक्विटी दोनों लिए उन्होंने, मतलब बोरोइंग्स करके प्लांट लगाया, और अब जब वो प्लांट खड़ा हो गया, प्लांट बनने में लाइक लगने में 4 साल लगते हैं, आई रेड ड्यूरिंग दिस रिसर्च। तो अब जब वो लग के खड़ा हो गया और अब जब वो प्रोडक्शन कर रहा है केमिकल की, और फिर वो आगे केमिकल बिक रहा है, चाहे इंपोर्ट हो रहा है चाहे डोमेस्टिक मार्केट में बिक रहा है, तो उससे अब प्रॉफिट आ कहीं भी दिख रहा है। इतनी लंबी कहानी सुनानी मुझे, और इस कहानी के अंदर 2-3 मैं तो पकड़ लिए 3 एलिमेंट्स डाले हैं। पहला एलिमेंट आ गया डेट लायबिलिटी, दूसरा एलिमेंट आ गया प्रोडक्शन, 4 साल लगाए प्रोडक्शन करने में, और अब वो प्रॉफिट दे रहा है। इसका सिंपलेस्ट लाइन पता है क्या है? डेट प्रॉफिट बोलना नहीं था, डेट और लायबिलिटी क्या ली क्या नहीं ली, में लिसनर को मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है इस क्वेश्चन से कि इसने प्लांट लगाया, 4 साल बाद उस प्लांट की कॉस्ट खत्म हो गई, कॉस्ट कवर हो गई, जो प्लांट लगाया 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ रुपए की कमाई हो गई, तो प्लांट हो गया फ्री। अब जो आएगा वो है प्रॉफिट, वो है प्रॉफिट। तो अब जैसे मैंने इनिशियली बोला कि पहले हम किराए पे बैठते थे, तो हर महीने क्या चिंता होती थी कि किराया निकालना, हाँ, रेंट देना। अब क्या चिंता है? सिर्फ एक चिंता है, सैलरी देनी है बस। अब ये कि रेंट में थोड़ा मेंटेनेंस, ये ठीक है 10-20 हजार रुपए टूट फूट हो गई वगैरह, सैलरी की टेंशन है, तो कमाओ ना काम करो, टेंशन भी लेनी है, और अपनी सैलरी खुद से निकालनी है। तो सेम वे प्लांट ने अपने आप को फ्री कर दिया अपना माल बेचकर, द प्लांट इज फ्री। अब जो आएगा वो सूखा प्रॉफिट है, जिसको हम अब बढ़िया भाषा में हम इसको सूखा प्रॉफिट बोलते हैं, या इवन और अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में इसको क्लीन प्रॉफिट बोलते हैं।
इस प्लांट से कितना प्रोडक्शन हो रहा था फिनॉल का? 2 लाख टन पर एनम। अब इंडिया में और कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं बेसिकली जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एसीटोन या फिनॉल? तो दो कंपनीज हैं, एसआई ग्रुप और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स। ये इनकी प्रोडक्शन है 36,000 टन्स पर ईयर ऑफ फिनॉल एंड 20,000 टन्स पर ईयर ऑफ एसीटोन, और वहीं इनकी है 40,000 टीपीए और 24,000 के करीब। और जैसा कि हमने डिमांड देखा था, डिमांड इंडिया में 3,60,000 है फिनॉल की, और इसी मतलब इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को टैप करा, अनटैप्ड एरिया में गए कि ओके फिनॉल की इतनी डिमांड है और इतनी सप्लाई हो रही है, बाकी सारा इंपोर्ट हो रहा है, तो हम प्लांट लगाते हैं। तो उससे अभी भी इनका मतलब अराउंड 2 लाख टन पर एनम प्रोडक्शन है फिनॉल का। किसका? दीपक नाइट्रेट का 2 लाख टन है। दीपक नाइट्राइट ने जो अपनी सब्सिडरी लगाई है दीपक फिनोलिक्स, हाँ। उससे 2 लाख टन प्रोडक्शन है पर एनम। और अगर ये कोई देखा हो कि साल में पूरे इंडिया की डिमांड कितनी है? हाँ, यही तो बता रही हूँ मैं, बार-बार 2 बार बताया कि there is demand of 350,000, basically 350,000 ton per annum for phenol and 180,000 ton per annum for acetone, और ये डिमांड लगातार 8 से 10% के रेट पे बढ़ रही है। अब फिनोलिक्स से इनका सबसे ज्यादा सेल्स आ रहा है और सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज 58% एंड 53%। क्लियर हुआ? मतलब मेरे को ये मतलब बताओ। क्या हाँ, मतलब पूछो कि कैसे अच्छा बोला ये मानसी ने चीजें। इसने मुझे जब इन्होंने ये 2 कंपनियां घुसाई ना कॉम्पिटिटर, तब मैंने सोचा क्या कहाँ आ गए हम? बड़ी अच्छी सी कुछ चीज दिख रही है मेरे को, और हम इसमें क्या निकाले। तो इससे आया कि मेन हमारी दीपक नाइट्रेट जिसका कंपनी का 100 रुपए कमाती है, तो 60 रुपए इस चीज से है। नाम फिनॉल बोल देते हैं, फिनोलिक्स बोल देते हैं या फिनाइल बोल देते हैं, जो भी हमें इजीली रहता है। वो जो फिनॉल है 100 में से 60% अगर मैं उससे कमा रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे लिए, एलिमेंट होगा कंपनी में। वहीं पर 2 कॉम्पिटिटर HOCL, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक एंड एसआई, 2 ग्रुप्स खड़े हो गए, तो ये इतना बना, ये उसके कॉम्पिटिटर हो गए। तो वो 20, मान लीजिए वो 20,000 बना रहा है, वो 30,000 बना रहा है, और 2 लाख दीपक नाइट्रेट बना रहा है। 2 लाख 20,000, 30,000 और 2 लाख मिला के 2.5 लाख, और इंडिया में डिमांड है 3.5 लाख, तो अभी भी 1 लाख की अभी है गुंजाइश है। हाँ। वो बाहर से आ रहा है, 1 लाख और बढ़ाया जा सकता है, वो फैक्ट्री कोई भी लगा सकता है। एंड जो एक और जो लास्ट में लाइन बोली कि 8 से 10% सालाना बढ़ रहा है रिटर्न आने से ना, फिर डिमांड बढ़ रही है फिनॉल, डिमांड है इसकी। अच्छा, कि 3.5 लाख है, अगले साल ये और बढ़ रही है, 35,000 और बढ़ जाएगी, 385 हो जाएगी, अगले साल और बढ़ जाएगी। तो इससे 2 बातें समझ में आएगी। पहला कि मेरा प्रोडक्ट कभी खराब बाहर नहीं जाए, क्योंकि इसकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है, तो ये खराब नहीं होगा। ये ऐसा धंधा में नहीं फंस गया जिसकी आगे डिमांड ना हो। डिमांड है, बट इसका भी एक रिस्क फैक्टर हाँ। है, वो आगे क्यों मतलब क्योंकि अब वो एप्लीकेशंस में, मतलब मैं बोलता हूँ नहीं, आप गलत बोलते हो। आपको जब उसको ऐसे समझाना पड़ेगा, एप्लीकेशन नहीं बट सही है। एप्लीकेशन क्या है? अच्छा, आपको ये बोलना चाहिए क्योंकि कोविड के बाद से लोगों के अंदर घर को और अपने आसपास की सफाई रखने का बढ़ा चोचला, या कैसे भी उसको वर्ड सही लगा लो, कि लोगों ने उसको ठीक अपने आसपास के सराउंडिंग को बेहतर किया। तो इसीलिए केमिकल्स मतलब
फिनाइल या सर पर आईपीओ की अभी बात नहीं कर रहे ना, आईपीए की बात नहीं कर रहे, आईपीए क्लीनिंग में यूज होता है। हाँ, मैं वही एक वो एंगल उनको मेरे को क्लियर तो करना है कि एक एंगल ये हो गया, जो ये वाला है ये एग्जैक्टली आपने कहाँ बताया था, ये फिनाइल कहाँ यूज होता है? फिनॉल और एसीटोन की एप्लीकेशन दोबारा करते हैं। हाँ, वो यूज कहाँ? फिनॉल आर यूज फॉर मेकिंग ग्लू, प्लाईवुड एडेसिव, इसमें नहीं लिखा मैं तुम्हें खुद बोल रही हूँ, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट फॉर इंडस्ट्रियल सिंथेसिस, और एसीटोन आर यूज इन फार्मा। यही रुकता है। आज जो आपने वो पिक्चर सिखाई थी इसी में। हाँ, मैं यही रुकता है। जो जिसकी 60% इसकी कमाई है वो तो ग्लू में यूज हो रहा है। ग्लू का क्या मतलब हुआ? फेविकॉल पकड़ना, हाँ, चिपकाने। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये अपना केमिकल पिडिलाइट को बेच रहा है, फ्लू को, क्योंकि ग्लू यूज हो रहा है फेविकॉल। कस्टमर है और क्योंकि ये विकासशील देश है, घर अभी बनेंगे, ऑफिस बनेंगे, तो वुड वर्क का काम होगा ही होगा। तो विकसित देश बनने के लिए तो उसको बहुत सारी बहुत चीजें सारी करनी चीजें पड़ेगी। चाहिए। अभी तो पता चलता है कि इतने 60% आबादी झुग्गियों में रह रही है। जब उनका घर बनेगा तो सोचो इसका और कितना डिमांड आएगा। हाँ। वही ग्रुप वही चाइना को चाहिए, उनकी आबादी बढ़ रही है लगातार। तब इस प्रोडक्ट देखो को सर, और बढ़ेगा Pidilite- और डिमांड बढ़ेगी इसकी। हाँ जी। पिडिलाइट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ दीपक नाइट्रेट। क्योंकि मैं देखा था ना कि जब ग्लू का नाम आता है तो नंबर 1 अभी वो बताया था ना, वो बता फेविकॉल। दिया, फेविकॉल तो 95% इंडिया में जो ग्लू बिकता है लकड़ी सुखाने के लिए, वो फेविकॉल ही बिकता है, और वो इतना सुपीरियर है, मार्केट उसका कोई खा नहीं सकता। तो देखो क्लीन साइंस क्लाइंट्स ऑफ दीपक नाइट्रेट, क्योंकि केमिकल के अंदर जो एक्सपर्टाइज कर जाता है ना, फिर वही बनाता है। जो मैंने डागा का नाम लिया, वो भी किसी अमित जी ने मेरे को बोला था, किसी ऐसे केमिकल के अंदर है जो केमिकल आपने भी बोला कि वो अपना खुद केमिकल बनाता है। जिसका तोड़ हाँ, जिसका कोई दूसरा नहीं, वो फॉर्मूला किसी और के पास नहीं है, और वो कहाँ जा रहा है, क्या है, मुझे नहीं पता क्या करता है, बट वो कुछ ऐसा है जो कि किसी के पास नहीं है। अंबर खड़ चुके कैसा आता है सर, और ये प्लांट्स इतने बड़े बड़े होते हैं, मतलब मैंने देखा जब मैं रिसर्च की थी, इतने बहुत बिग। जो मैंने फूफा जी का नाम लिया था, जो केमिकल बनाते हैं मैंथॉल वीवर, उनका मैंथा एक पत्ता होता है, फूफता जानते हैं, मैं इसका थोड़ा स्लो बोलूँगा। मैंथॉल एक केमिकल होता है पीपरमाइंट फॉर्म का, वो भी केमिकल में काम करता है। तो आज से 10 साल पहले जब हम साथ गए थे गुजरात, तो गांधीधाम कच्छ के पास ही बॉट 1000 एकड़ की जमीन, कितना काटना होगा वहाँ पर, एंड ही मस्ट बी हैविंग, जो उनकी कंपनी का नेटवर्क है, मोर देन 7 to 8,000 करोड़, इतनी बात है जस्ट बिकॉज ये है। जो मैंने एक मैंथॉल की कहानी सुनाई थी कि एसोसिएशन बेचती गई, ये खरीदते गए, एंड गन रखी, इस रेट पे कट कर दिया सौदा, तो पूरा फैमिली उड़ा दिया। वो उनके साथ रियल हुआ। हाँ, मैंने देखा प्लांट सर इसके बहुत अच्छे, लाइक बहुत बड़े होते हैं। आई डोंट नो इनको कंस्ट्रक्ट करने में कितना पैसे होने चाहिए, सब काम हो जाता है। दिस इज आप बल्कि अगर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग डालता हूँ, आप एक वीडियो खोलो, लेगो फैक्ट्री इन नॉर्वे। मित्रा मैडम और शैली मैडम जा रहे थे 2012 में, जब लेगो के साथ जॉइंट वेंचर किया था कि हम इंडिया में आपके किट्स बेचेंगे स्कूल्स में। नॉर्वे लंदन के ऊपर 5 देश बनते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, ओस्लो, स्वीडन, फिनलैंड, उसका नाम है अलास्का। तो ये जो वो हैं कंट्रीज, इनका एक अपना ग्रुप है, इसके अंदर एकदम रईसों वाली जिंदगी, रईसों वाली चीज़ें,
इसमें डालना वीडियो, क्या चीज? वीडियो। लेट्स सी, इसमें वॉइस नहीं आएगी तो जस्ट यू कैन सी। ये डेनमार्क है, हाँ वन इज डेनमार्क, सॉरी। ये अब आप थोड़ा बैकग्राउंड देख सकते हो, ये जो है ना यहाँ पर अभी हो सकता है कुछ दिखे बट कुछ हो सकता है पुरानी वीडियो, ये पूरी करीब करीब जो मेरी नॉलेज में आया था 10,000 एकड़, मतलब आधा दिल्ली, आधा दिल्ली में 1/4 दिल्ली, 1/4 दिल्ली के आसपास बड़ी फैक्ट्री है। इसमें कोई इंसान काम नहीं करता, कोई इंसान काम नहीं करता, सिर्फ केमिकल्स गेट पे आके ट्रक ऑफलोड कर देता है गेट पे। जैसे ये रॉबर्ट्स ही काम कर रहे हैं, तो रॉबर्ट्स इसके अंदर सारा सप्लाई वगैरह बनाना, पीसीस बनाना, कंप्यूटर से कंट्रोल है। और ये डब्बे हैं जो रोहित सर के ऑफिस आते हैं, ये बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में पैक होते हैं टूल्स, एंड बस फिर रॉबर्ट्स ही उसको फाइनली पैकिंग करके एंड दे डिलीवर ऑन द गेट, खत्म, कोई इंसान अंदर नहीं। ये बस बीच बीच में क्योंकि एंटरटेनिंग बनाने के लिए बता रहे हैं, बट मैंने कहा एग्जैक्टली दिखा दूँ। आपने पूछा ना फैक्ट्री का साइज, तो मैंने सिर्फ आपको फैक्ट्री के साइज से ये और बताना चाहता था कि ऐसी भी ये इकलौती वर्ल्ड की। इसके बाद अमेज़न ने करा है अपना वेयर हाउस जो कि 50,000 एकड़ का है, डेजर्ट में यूएस में वेयर हाउस है, स्टोर 50,000 एकड़, साइज सोचो दिल्ली जितना बड़ा। उस 50,000 एकड़ के अंदर सारे रॉबर्ट्स वही कंट्रोल करते हैं, वही रॉबर्ट ऊपर स्मूथ शेल्फ 100 फुट ऊपर सीलिंग है, सामान उतारेंगे, वो फिर अपने कैरेज में रख के चलेंगे। रॉबर्ट इधर उधर ना भटके बीच के रास्तों में, तो वहाँ पर ना मैग्नेटिक वो लगे थे फील्ड्स, ताकि रॉबर्ट उससे बाहर ना जाए और रॉबर्ट उसमें चले, वरना एक गिराया पता चला 100 शेल्फ गिर गए। वही फैक्ट्रीज बनाने में बहुत लोग लगते होंगे। नॉट इन आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वहाँ पर ना ब्रिक और सीमेंट का काम कम होता है और पोर्टेबल वाला ज़्यादा होता है। और बहुत जैसे यहाँ पे अभी भी हम कीले क्या रखते हैं सर, ब्रिक और सीमेंट, जैसे ब्रिक और सीमेंट तो इसमें है नहीं, जैसे कि मशीन्स है उसमें लेगो में भी थे और इसमें भी मशीन्स नॉर्मली इस जायंट क्लास की मशीन्स पूरे वर्ल्ड में बेस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज जर्मनी, जहाँ पे मशीनें बनती हैं। अब यहाँ पे जैसे हमें एग्जांपल देता हूँ, हमें कीले लगाने होंगे मान लो कहीं भी, तो हम हाथ हथौड़े लेके टक करेगा। यहाँ पे मैंने नहीं देखी अभी तक, ये बिल्डिंग बनी तो नहीं देखी, लेकिन वहाँ पे वो गन शेप में होती है कि गन हाथ में नहीं, उसमें कीले हैं स्टोर कर रखे हैं, वो ठक 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 जैसे हम स्टेपल करते हैं ऐसे गन की तरह कीले घुस जाती हैं। तो साइज आपको दिखाई दे कितना बड़ा साइज, तो उसकी तरह गन चलती है और आप कीले ठोकते। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी से ऐसी अच्छा और फास्ट वाला वर्क कर रखा है, सो दैट जैसे कॉलम्स है, तो यहाँ पे मेट्रो ने क्या किया, अगर फर्स्ट टाइम देखा हो, इससे पहले क्या था, वहाँ पर पहले सरिया खड़ा करा, फिर उसमें सीमेंट भरा। अब क्या है, ऑफ साइड पे कॉलम्स बन जाते हैं सेम वे में, वो कॉलम्स यहाँ आते हैं और सिर्फ असेंबल हो जाते हैं, इंटरलॉक। सो पुल, और वरना क्या होगा, ट्रैफिक रुकेगा ज़्यादा। मैंने कहा भाई पूरा प्रोडक्ट बना के यहाँ ले आओ, यहाँ जोड़ दो तो ट्रैफिक स्टॉप नहीं होगा, वरना कॉलम सड़क पे गिरेगा, गाड़ियाँ गिरेगी रफ नहीं। सो ऐसे इन्होंने सिस्टम बनाया कि रात को ही हम वो इंटरलॉक कॉलम करेंगे। दिन में गर्मी ज़्यादा होती है दिल्ली में, तो काम कम करेंगे, सारा काम मेट्रो में रात को होता है। और इंटरलॉकिंग वाला सिस्टम है जो आता है और जोड़ता है और वो वहाँ खड़ा होता है। ये है टेक्नोलॉजी। तो जस्ट मैंने उसको बीच में थोड़ा सा फनी करने के लिए दिखाया कि ओके व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दुनिया में चलती हैं, और हम कौन सी स्लाइड में हैं। सरला जी का क्वेश्चन था, वहां से शुरू करते हैं अब दोबारा से और ढंग से दीपक नाइट्रेट को।
क्या क्वेश्चन? वो तो आपने समझा दिया ना कि कैसे मतलब वो कमाल मतलब कैसे कैसे क्या? कैसे क्या? प्रॉफिट वाला तो बता दिया कि कैसे प्रॉफिट आया, और ये वाला कि वो मतलब 60% उसको वो मिल रही दीपक नाइट्रेट जो बना ले, मैं बोलता कैसे हूँ कमा रहे। मैं बोलता हूँ इस हाँ। तरह से हाई लगा क्या हाई लगा? 2800 रुपये हाँ 2-3 महीने पहले, और 2017 में इसका रेट था 117 रुपये। 117 रुपये से दीपक नाइट्रेट कौन? अच्छा दीपक नाइट्रेट 117 रुपये से 2800 रुपये पहुंच गया है। तो भाई ये जादू समझो और समझाओ। ये तो मैं भी हम आगे और सुन लेंगे। 2011 में देखो ना इसका 18 हाँ, 50 तो मैंने कहा 2011 और 17 में तो फिर 6 साल का 7 साल का अंतर आ गया। लेकिन जब मैंने सरला जी उसे देखा ना 2017 में 100 रुपए और 100 रुपए का 2800 रुपये बहुत सही रेंज है। तो वो क्यों हुआ? अगर उसका हम चार्ट देखें, वो मतलब अदर देन बैकग्राउंड हमें जरूर समझना चाहिए, बट अगेन ये क्या हुआ, हम 2017 में क्यों नहीं घुसे, और फर्दर ये चीज किस कंपनी के साथ होने जा रही है। तो आगे ना जो मेरे को बिटवीन द लाइन्स एक चीज समझ में आती है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको देखो, जैसे आई थिंक ये क्लियर दिख रहा है। मैंने इसको 5 इयर्स पे खोला, और अगर मैं मैक्स खोलूँ तो ये मैक्स में ये दिखा रहा है कि कंपनी शुरू हुई 1 अक्टूबर 2010 में 17 रुपये रेट था। 17 रुपये से ये रगड़ती रही बस, और 2000 लेकिन मैंने 5 इयर्स खोला तो पता चला इट्स वॉज एट 116 only, तो लेट्स टेक इट ऑन 100। एंड मैंने देखा ऑल टाइम हाई यहाँ पे ये ऊपर दिख ही रहा है 2881 रुपये और 29 रुपये 8 अक्टूबर 21। तो विद इन अ स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 4 इयर्स समथिंग, तो 4 साल में कैसे ये 100 रुपये का 2800 रुपये हुआ। सर मैंने हेडिंग डाली है फर्स्ट स्लाइड की, द की बेनिफिशियरी इन चाइना +1 ट्रेड एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इन केमिकल इंडस्ट्री। मतलब ये जो मुझे लगता है ये चाइना से लिंक्ड है, ये जो जादू हुआ एकदम से। अच्छा, कि लॉकडाउन में लोग कुछ कंट्रीज ने चाइना से माल लेना बंद कर दिया, एंड देयरफॉर इसका माल बिक गया। ये चाइना से बहुत ज्यादा लिंक्ड है, बहुत तरीके से, सिर्फ एक तरीके से नहीं, 3 तरीकों से। लाइक पहला है चाइना +1 स्ट्रैटेजी। चाइना +1 में बाकी कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, जो इन्वेस्ट करती थी चाइना में, क्योंकि चाइना में लो कॉस्ट। क्या बताओ? मैं तो खराब हो गई ना, किसी को लग रहा है चाइना +1 पता है क्या है? कि चाइना में इन्वेस्ट करते थे पानी दे दो। मतलब मैंने ये पढ़ा, चाइना में अदर कंट्रीज आके इन्वेस्ट करती थी बिकॉज वहाँ पे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग था। बट अब वो कंट्रीज कह रही है कि +1 चाइना के अलावा किसी और कंट्री में हम इन्वेस्ट करेंगे, जाके फैक्ट्रीज खोलेंगे। और इसके अलावा जो एक और क्या था, चाइना +1 इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और 1 मोर चाइना +1 तो सीधा कोविड की वजह से हुआ था, या डिसरप्शन इन चाइनीज सप्लाई। वो हम आगे आते हैं, अभी आज चलते रहो, आप चलते रहो, क्योंकि उनको टाइम लग सकता है। छोड़ो, मैं इसके बाद वो आ जाए तो मैं कॉफी बोलता हूँ, ताकि फटाफट कॉफी पी। तो बेसिकली ये जो शेयर प्राइस का एकदम से जो हुआ, दिस इज वन ऑफ द रीजन। इसके अलावा जस्ट रिकॉर्डिंग मैंने और क्या पढ़ा था, या कंप्लीटली ओके। मैंने डाला आप लोगों की कॉफी? नहीं, 2 कॉफी। तो मैंने एक्चुअली ये कंक्लूजन नहीं डाले दो कि 2010 से 2020 तक दीपक नाइट्राइट हैज बीन एबल टू मेक रिटर्न्स
has not been able to make returns that are more than cost of capital. यानी कि मैंने कंक्लूजन में वो वाली चीज आ गई कि इन 10 सालों में दीपक नाइट्राइट के इतने भी रिटर्न्स नहीं आते थे कि जितनी उसकी कॉस्ट थी, लागत थी. लेकिन इन लास्ट 2 years they have benefited a lot from China disruption. Actually Chinese मैं वैसे उस स्लाइड पे बाद में आंसर बट अभी आ सकते हैं. कोई बात नहीं. नहीं अब आ जाते हैं, डिस्कस कर रहे हैं. On April 18, 2018, a program entitled When Shall Illegal Pollution Discharge Be Stopped? ये in 30 minutes in business news was broadcast on CCTV economic channel covering the environmental pollution issues in ये जो चाइना की वो है गुआनझो केमिकल इंडस्ट्रियल पार्क. उसके अगले ही दिन द सेकेंड डे लोकल गवर्नमेंट ऑफ चाइना ये गुआनयून कंट्री commenced rectifying this Lingang Chemical Industrial Park and Loyang Chemical was shut down. तो environmental जब हम केमिकल प्रोड्यूस करते हैं तो एनवायरमेंटल में बहुत तरह का पोल्यूशन होता है और उस हार्म मतलब क्योंकि वहाँ पे इस हार्म के चलते एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल केमिकल इंडस्ट्रियल पार्क बंद हुआ, शट डाउन हुआ. इस तरह के और भी डिस्ट्रक्शंस आए चाइनीज सप्लाई. सो मतलब देयर वर मल्टीपल रीजंस कि दीपक नाइट्राइट का एकदम से 2 साल में बहुत ज्यादा अच्छा. आई थिंक 4th रीजन वो भी है कि उसने जो प्लांट लगाया फिनॉल का. अगर हम बेसिक केमिकल से उसका प्रॉफिट देखें या फाइनल स्पेशलिटी केमिकल्स परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स किसी से भी अदर जगह पे देखें तो उतना नहीं है जितना हमने देखा कि फिनॉल का अभी जो इसने प्लांट लगाया जो 2 लाख टन पर एनम प्रोड्यूस कर रहा है उससे उसको 54% प्रॉफिट हो रहा है. तो वो भी एक वन ऑफ द रीजन है कि प्लांट तो अभी लगा है. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट ईयर बट मैंने लिखा है जरूर इसमें कि प्लांट अभी 4-5 साल में लगा है और बिल्कुल 4 साल हुए हैं. या ये नवंबर 2018 में ये प्लांट लगा है. और जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्लांट लगा तो बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर हुआ जो उसने डेट लेके किया. लेकिन अब क्योंकि वो कॉस्ट कवर हो चुकी है तो वो अब प्रॉफिट हो रहा है. इसमें एक चीज और है फिनॉल की अगर हम बात करते हैं जो मैंने रिस्क में डाला है कि हमें 2 तरह के रिस्क हैं फिनॉल में के ही बिजनेस में. अगर हम पूरे एशिया में देखें कि फिनॉल कहाँ से कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो पहली कंपनी आती है साउथ कोरिया की जो 6,80,000 टन पर एनम प्रोडक्शन कर रहे हैं विच इज 3 गुना ज्यादा है दीपक नाइट्राइट से. तो और इसी तरह थाईलैंड की कंपनीज हैं 2 जो इतनी कैपेसिटी प्रोड्यूस करी है. दीपक नाइट्राइट इज जस्ट 2 लाख टन और इनकी है 5 लाख 4 लाख टन पर एनम. इनसे हमें मतलब दीपक नाइट्राइट को रिस्क तब होता है अगर ये फिनॉल को लो कॉस्ट पे बेचते हैं. जो दीपक नाइट्राइट जितने कॉस्ट पे बेच रहे हैं अगर उससे लो कॉस्ट पे होगा तो डेफिनेटली इंपोर्ट होगा बाहर से फिनॉल. तो वन ऑफ द रिस्क इज इंटरनेशनल कंपटीशन. इसके लिए दीपक नाइट्राइट ने सोचा था पिछले 8 सालों से कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे. हिंदुस्तान और एसआई ग्रुप के साथ मिलकर और गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो केस वो हार गए थे. तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के भी अपने इंटरनेशनल रूल्स हैं बहुत सारे. तो वो भी आसान नहीं है कि अगर मतलब बाहर से सस्ता मिल रहा है तो इट एक्ट एज अ रिस्क टू दीपक नाइट्राइट. इसी तरह डोमेस्टिक कंपटीशन की अगर बात करते हैं तो एंट्री बहुत इजी है फिनॉल के बिजनेस में क्योंकि फिनॉल इज अ केमिकल जो प्रोड्यूस होता है
बेंजीन और प्रोपिलीन, ये दो केमिकल्स हैं विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फिनॉल, बेंजीन एंड प्रोपिलीन। ये दो केमिकल ऑलरेडी रिलायंस एक सेकेंड, हिंदुस्तान केमिकल्स, रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल, पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, गेल, ये बेसिक रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो फिनॉल को मैन्युफैक्चर करने में लगता है, तो उनको देर नहीं लगेगी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने में, बस उनको 4 साल लगेंगे प्लांट लगाने में, जो विच दीपक नाइट्राइट हैज अ लीड टाइम ऑफ 4 years। बट उनके लिए बहुत इजी है कि वो एसआई या हिंदुस्तान और केमिकल किसी का भी प्लांट बाय कर ले, बट वो इतना उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं। और दूसरी बात, जो प्लांट दीपक नाइट्राइट ने लगाया वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, जबकि एसआई ग्रुप और हिंदुस्तान वाला वो वैसे भी पुरानी टेक्नोलॉजी। अभी जो इन्होंने लास्ट में बोला, जो भी अभी ये वाला मैं रिपीट करो, ये बहुत अच्छा था, सरला जी को समझ भी आएगा और बहुत इजी है। कौन सा? रिलायंस वाला। अच्छा ठीक है, तो फिनॉल को बनाने में 2 केमिकल लगते हैं, बेंजीन और प्रोपिलीन, जो एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहे हैं फिनॉल को बनाने के लिए। तो ये दोनों चीजें रॉ मटेरियल ऑलरेडी रिलायंस, इंडियन ऑयल, गेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब वो जैसे मेटलर्जी करते हैं, इसकी रिफाइनरिंग करते हैं क्रूड ऑयल की, और डीजल पेट्रोल निकालते हैं, उसमें से ये दोनों तीनों बाय प्रोडक्ट भी निकलता है। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि दीपक नाइट्रेट या एसआई या हिंदुस्तान ऑर्गेनिक के पास ही ये मोनोपोली तो बिल्कुल हाँ 2-3 केमिकल हैं, ये इनके पास भी है, रिलायंस के पास। बस उस केमिकल का क्या कर रहे हैं वो वैसे अभी हमारा आज का टॉपिक नहीं है, बट पता होना चाहिए वो क्या। बट उस केमिकल को, जो मैडम ने बोला, उस केमिकल को मिलाकर ये रिलायंस वाला फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हाँ, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, उन दोनों को मिलाया और जो क्या नाम था इसका, फिनॉइल इन्होंने बना दिया। अच्छा। तो इन्होंने फिर बोला कि बस एक ही फायदा है दीपक नाइट्रेट में, कि दीपक नाइट्रेट का लेटेस्ट प्लांट है जो लगने में लगेंगे 4 साल। तो मैंने कहा उनको फिर लगाना ही नहीं है रिलायंस वालों को, वो तो खरीद लेंगे किसी का प्लांट। हाँ। तो बस वही टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों का फर्क है, बट अदरवाइज ये बताया कि तीनों तेल की कंपनियों के पास वो अभी केमिकल बनकर आता है। तो केमिकल से तो केमिकल बनते हैं, किसी भी केमिकल को फिर वो ट्राई करते हैं कि इससे क्या अगला कुछ क्या बनेगा। हाँ, ऐसा भी कह सकते हो। हाँ। बेहतर क्वालिटी, जैसे पेंट है, मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल तौर पर बताता हूँ। नॉर्मली हम लोगों के घरों में जो होता है, वो जो पेंट हम कराते हैं वो 3000-4000 बाल्टी, हाँ। बाल्टी में 10 लीटर या जो भी आते हैं, 3000-4000 5000 की बाल्टी होती है। क्योंकि मेरे को पीआर में जो कराना था, तो मेरे को ये था कि गीला कपड़ा मारे और निशान हट जाए। तो ये हुई है 14000 रुपए की बाल्टी। इससे महंगा पेंट नहीं है पूरी इंडस्ट्री, पूरी दिल्ली में इससे महंगा पेंट नहीं है। तो 14000 एशियन पेंट्स या फिर नेरोलैकिंग में से कोई एक है, मैं नाम तो पहले भूल गया, कॉस्ट याद है क्योंकि मैंने खरीदी है, 14000 रुपए बाल्टी है, कंपनी भूल गया भाई। ठंडी की छोटी ऐसी आती तो बड़ी साइज की, वो केजी कितना होता है वो तो भाई मेरे को भी नहीं तो पता। छोटी भी आती, बड़ी भी आती। वो थी तो बड़ी, अब उसके लिए था ना, इस पे गीला कपड़ा मारो तो ये साफ। तो ये इतना अच्छा पेंट है कि ये एक तरह से इक्वलेंट टू हो गया माइका। जैसे माइका पे मारा, ये इस पे मारा तो पेंट भी निकलेगा। हाँ, ये मतलब साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। दिक्कत एक ही है, दोबारा कराने के बाद सोचते रहेंगे क्या दोबारा पेंट जल्दी अच्छा, नहीं होगा। हाँ, कि और ही कराना है क्योंकि इसके ऊपर दूसरा वाला बैठने का बैठेगा नहीं, बैठेगा। इसको उतारना एक बात है जी, और फिर से वो 14 जाएगी बाल्टियाँ, तो पूरा ऑफिस पेंट कराने में पड़ेगा, फिर 2 लाख रुपए पेंट के लग गए। अच्छा, जब पेंट महंगा हो, जो आपका क्वेश्चन था कि उस केमिकल से और बढ़िया क्या, अब इससे बेटर और क्या हो सकता है, वो ही वहाँ का मार्केटिंग वाला सोचेगा। वो लाला या बाबू या वो नहीं सोचेगा, ये सोचता का काम मार्केटिंग वाला है कि मार्केटिंग में क्या ऐसी चीज है हाँ जो कि इस वॉशेबल पेंट, इसके बाद तो एक ही है जी, पाइप लगाओ और धो दो दीवार। हाँ, क्योंकि जो वॉल हम बनाते हैं डिजाइन वाली, तो उसमें तो यही वाला पेंट यूज होता है, क्योंकि उसको क्लीन करना होता है।
मार्जिन वॉलिटिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बल्क केमिकल में ज़्यादा मार्जिन नहीं है इनके पास, मतलब दे आर प्राइस टेकर। वैसा ही केमिकल अगर कोई और भी बना रहा है तो कंज्यूमर वहां जाएगा जहां पर सस्ता मिल रहा है, तो यहाँ पर प्राइस मार्जिन ज्यादा नहीं है। कमोडिटाइज कुछ डेरिवेटिव्स कमोडिटाइज है। कमोडिटाइज का मतलब होता है कि अगेन वही प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल टू द सेम क्लास ऑफ ऑफरिंग प्रेजेंटेड बाय अ राइवल कंपनी, यानी कि मेरे कॉम्पिटिटर जैसा सेम प्रोडक्ट है मेरा। एंटी डंपिंग ड्यूटी भी वी हैव डिस्कस्ड। हिमांशी आपको नहीं लिखा? नहीं, पीछे देख लेते हैं हम क्या रहेंगे डिस्कस करना। स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, ये सारा तो मार्केट पहली स्ट्रेंथ है, अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट लीडरशिप है और बहुत सारा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट सेगमेंट है। जैसे कि 70 ये भी डिस्कस कर चुके हैं, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट में 80% मार्केट शेयर है, फ्यूल एडिटिव्स में 75%, नाइट्रोटॉलुलीन में 50%। अगला स्ट्रेंथ है सस्टेनेबल ग्रोथ। दीपक नाइट्राइट हैज ऑलवेज फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ व्हिच इज ओके, इट इज वन ऑफ द ओनली 40 इंडियन कंपनीज जिसको ये अवार्ड किया गया है कि रिस्पॉन्सिबल केयर लोगों का। ये ठीक उसी पॉइंट से लिंक है कि एनवायरमेंटल हार्म, क्योंकि केमिकल बनाने वाली कंपनीज से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो दीपक नाइट्राइट को ये अवार्ड दिया गया था रिस्पॉन्सिबल केयर लोगों का। तो सस्टेनेबल ग्रोथ इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दीपक नाइट्राइट। उसके बाद द बिगेस्ट रीजन फॉर हाई ग्रोथ इन केमिकल सेक्टर इन इंडिया इन रिसेंट ईयर। सॉरी मैं पीछे बोल रहा हूँ, मेरे को वो पूछना था यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करनी चाहिए कि सस्टेनेबल ग्रोथ होती क्या है। मतलब मैं हो सकता है कुछ और समझता हूँ, कुछ और बोलना, आप कुछ और बताओ। तो जब पॉइंट आया है इतना मेजर पॉइंट स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज के अंदर की सस्टेनेबल ग्रोथ है क्या, वो सोचो। मतलब सस्टेनेबिलिटी तो ये होता है ना कि हम आज रिसोर्स इस तरह यूज कर रहे हैं कि फ्यूचर की भी नीड को ध्यान में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है। सस्टेनेबल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो सस्टेनेबल मैं तो इन्वायरमेंटल साइंस में पढ़ा है सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे वर्ड उसका पूरा आता था, मेरे को भी याद नहीं रहा कि सस्टेनेबिलिटी से कुछ आता था कि आज की जो आबादी है वो सारा चीजें यूज ना कर ले और कल के लिए कुछ छोड़ के जाए। मतलब सारा तेल आज ही निकाल लो तो कल आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा जब हम आज सारा यूज कर लेंगे। हाँ ये है वहाँ वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ से मतलब आता है, मैंने आपसे पूछा आप क्या समझते हैं कंपनी वे में कि एक तो कंपनी सर्वाइव्स, बंद ना हो जाए, बंद दूसरा नहीं। ग्रो करे। तो एक तो पहले बंद हो गई तो हो गया काम, और दूसरा वो ग्रो करे। यहाँ ये मतलब उसको ऐसे वो मीनिंग समझ के करेंगे ना, प्रेजेंट तो और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मतलब हाँ मैंने समझाया, बट मुझे ये वर्ड का ही मतलब नहीं पता था सस्टेनेबल ग्रोथ। अब मैं लिंक कर सकती हूँ कि जैसे चाइनीज सप्लाई की डिसरप्शन हुई थी कि क्योंकि वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं था, यानी कि क्योंकि वो एनवायरनमेंट को हार्म करता वो बंद हो गया। हाँ। तो सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो एक स्ट्रेंथ ये है कि द बिगेस्ट रीजन फॉर हाई ग्रोथ इन केमिकल सेक्टर
in India in recent year is due to shutdown of many chemical industry in China due to environmental concern. In future, chemical company in India would only be able to operate if they are sustainable without harming the environment. अगला पॉइंट है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का. तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि कंपनी को रॉ मटेरियल लेना है और तो मतलब कंपनी रॉ मटेरियल खरीदती है. अगर वो रॉ मटेरियल खुद बनाने लग जाए तो वो होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन. और आगे जो कंपनी अपना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करती है वो अगर वो खुद करने लग जाए तो वो होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. जैसे हमने एशियन पेंट के केस में देखा था कि उसने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन अपने हाथ में ले ली थी. मतलब कि मैं बीच में बिचौली नहीं रखूंगा, कोई होलसेलर नहीं, रिटेलर नहीं, अपनी दुकान खोलूंगा या मेरे कंपनी का बंदा सीधा जाके ये शिवा मार्केट और ये जो मार्केटें हैं यहाँ पर एशियन पेंट के डब्बे रख कर आएगा. और एक होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जिसमें आप और ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो. ये कर क्या रहा है यहाँ पर? हम ये इसको डिस्कस कर रहे हैं. कमिंग टू दैट, पहले मैंने एक्सप्लेन क्या हुआ. बट सलाह मैं पूछी थी मीन्स, मैंने कहा एक हम ऊपर की बात कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर की बात में क्या था, हम और खुद सेल कर रहे हैं, खुद बेचने पे भी आ गए. दूसरा हम पीछे जा रहे हैं और 2-3 चीजों को जोड़ के कुछ नया बना रहे हैं. और मैम ने बोला एक हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, मतलब कि मैं और नए केमिकल भी अपने नई मशीन लगा रहा हूँ और केमिकल बनाने के लिए. मतलब पूरी नया बना. हाँ, मतलब कल मैं मग्गा बनाता था, अब मैं घंटी बना रहा हूँ, अब मैं मोबाइल का कवर भी बना रहा हूँ. ऐसा ये हुआ. तो हम इस पॉइंट को दीपक नाइट्राइट के केस में हमने ऊपर डिस्कस किया था, बट वो केमिकल नेम्स थे तो मैं दोबारा बोलती हूँ कि द कंपनी डिड बैकवर्ड इंटीग्रेशन बाय एक्वायरिंग वसंत केमिकल्स को एक्वायर किया कंपनी ने, विच वॉज द मैन्युफैक्चरर ऑफ डाजडा. ये डाजडा बनाते थे. अब डाजडा एक रॉ मटेरियल है टू मैन्युफैक्चर OBA विच इज ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, जो मतलब it is a chemical which is directly used in detergents, paper, textile. अभी ये सब मैंने डिस्कस किया था, बट अगेन क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेम्स होते हैं केमिकल के. अरे नहीं, अब मैं लिंक कर पा रहा हूँ और आप भी ढंग से बता पा रहे हो. जैसे मेरे को याद आया एकदम आला ब्राइटनिंग एजेंट है. तो ऐसे ही पेपर के अंदर कई पेपर हमने देखा डल होते हैं, कई एकदम से शाइनिंग होते हैं. तो कल जब मैं जॉन्टी के साथ पेपर ले रहा था तो पता लगा था कुछ आ रहे थे 100 रुपए का बंडल, हमने लिया है 136 रुपए का बंडल. मतलब हायर साइड पे सबसे महंगा पेपर लिया. क्यों? छोटे सर को पता चल गया वो कहेंगे क्या कर रहे हो तुम, ये 100 रुपए का रखा है. हाँ, तो 136 वाला क्यों लाए? क्योंकि मेरे को पता है ना हमें रिवर्स में निकालना है. रिवर्स में नहीं निकलता 100 और 120 वाले. वो फंसता है ना, फंसता है पतला होता है पेपर. हाँ, पतला होता है पेपर. इसीलिए तो सिर्फ बताने का मुद्दा ये था. जैसे पेपर के केस में बता दूं, नटराज आती है, कॉपी में कॉलमेट का रजिस्टर आता है और ऐसी 2-3 और ब्रांड या मैट्रिक्स का आता है. आप देखोगे नटराज या नीलगगन से अच्छा है सेलमेट या कॉलमेट. सेलमेट बोलते हैं, सेलमेट के रजिस्टर्स, और उससे बढ़िया है मैट्रिक्स के रजिस्टर. पता चलेगा उसका 50 का है, उसका 120 का है और मैट्रिक्स का 180 का है. रेट में इतना अंतर. बट पेपर पे लिखते ही सेलमेट, क्लासमेट. हाँ, क्लासमेट. तो मतलब मैं कह रहा हूँ सबसे नीचे आ गया नीलगगन, उसके ऊपर आ गया क्लासमेट, उसके ऊपर आ गया मैट्रिक्स. इनकी कॉपी रजिस्टर या नोटपैड में कॉस्ट ऐसे है मे बी 80, 120 और 180. तो वो 80 से सीधा 180 में जा रही है, लेकिन उसके ऊपर लिखने का और उसको बाद में रीड करने का मैट्रिक्स का अलग ही है मजा. पेपर्स की तो जो इन्होंने बोला ना OBA, वो OBA से भी बता रहा था कि वो एजेंट डालकर पेपर को इतना शाइनिंग कर दिया कि जैसे कि मैं न्यूज़पेपर में बताता हूँ,
जब हम न्यूज़पेपर प्रिंट ऐड देते हैं तो घर में उसमें ब्रोशर्स आते हैं, पैम्फलेट, कुछ होते हैं गंदे पेपर के और कुछ होते हैं वो चिकने वाले एकदम चिकने से। पेपर। तो उसको हम बोलते ही हैं बटर पेपर या ग्लॉसी पेपर, दो वर्ड यूज करते हैं। तो बटर पेपर या ग्लॉसी पेपर, उसको जो भी बोल के जब हम निकालते हैं तो वो जितना हाई क्वालिटी का होता है वो पेपर, उसकी जिंदगी उस कागज की सिर्फ 10 सेकंड की है। 10 सेकंड देखा या नहीं देखा फेंक दिया। तो 10 सेकंड की लाइफ बोलकर हमें मार्केटिंग करनी होती है। ऐसी न्यूज़पेपर के लिए अंदर न्यूज़पेपर की कीमत सुबह 1 घंटे है बस, उस 1 घंटे बाद पूरे दुनिया में जो मॉर्निंग में सब देखते हैं कभी। हाँ, और यहाँ पर अगर आपने कभी लिया हो, मैं वैसे मन में आया तो बोल रहा हूँ, एक न्यूज़पेपर आता है, हम पहले कभी 1 रुपए का आता था, अब शायद 2 या 3 या 5 रुपए का आता था। मैं यूएसए के अंदर में एक बार ना स्ट्रीट जा रहा था, तो वहाँ पे ना स्ट्रीट पे वो लगी होती है, जैसे आप सिक्का डालो तो पानी पेप्सी की बोतल आ जाती है, वेंडिंग मशीन, तो उसको न्यूज़पेपर की वेंडिंग मशीन। तो मैंने उठाया, मैंने उसको देखा, मैंने कहा $10, तब वो उस टाइम 55 रुपए का था। तो मैंने कहा 550 का न्यूज़पेपर, हे भगवान ये क्या है। तो इतना रेट ऑफ फर्क है, हम यहाँ 5 रुपए में भी नहीं पढ़ते या हटा दिया करके, वहाँ वो 500 रुपये 550 रुपये, इतना महंगा न्यूज़पेपर। चलो ऑलमोस्ट डन। फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल्स पे आते हैं, सबसे जरूरी सेक्शन, सबसे लास्ट में। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू इनका पहले मतलब 2700 करोड़ ऐसे रहता था 2000 लाइन में, एंड देन ये फिस्कल ईयर 1920 में एकदम से डबल ग्रोथ हुई इसकी रेवेन्यू की। और फिस्कल ईयर 1920 से 2021 में कंपनी ने खुद बताया कि क्योंकि शटडाउन था और लॉकडाउन था, इसलिए सिर्फ मार्जिनली 3% रेवेन्यू ग्रोथ हुई। सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, आपने ना बड़ा अच्छा बताया था, मुझे कुछ याद आ रहा था, उस टाइम सल्ला जी बाहर चले गए थे, फिर आपके लिए ये अभिमांशी ना कुछ बताएंगी। एक पॉइंट बड़ा अच्छा बोला इन्होंने, China +1 का। आप याद करना, आपने China +1 कहाँ सुना था? एक वर्ड है China +1, याद करके बताओ ये कहाँ सुना था? बता बेटा, क्या है China +1? कहाँ सुना था? मैंने नहीं बताया था, किसी ने आपको बताया था, आप याद करो कहाँ बताया था, बताओ क्या है China +1? पहले सुन लो ये बोल। China +1 इज अ स्ट्रैटेजी जिसमें जो जितनी भी बाहर की कंपनीज और कंट्रीज चाइना में इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है फैक्ट्रीज के लिए, मतलब फैक्ट्रीज लगाती है, वो डाइवर्सिफाई कर रही है कि हम बाकी अदर कंट्रीज में चाइना के अलावा किसी और कंट्रीज में इन्वेस्ट करें। क्यों? कि चाइना ने कोविड फैलाया, मतलब इसीलिए। जैसे इटली है, एप्पल ले लो, एप्पल फोन बनाता है चाइना के अंदर, वो कहता नहीं है इसने कोरोना फैलाया, हम एप्पल का फैक्ट्री यहाँ नहीं लगाएंगे। टेस्ला गाड़ी बनाने की फैक्ट्री, कहता है टेस्ला वाला नहीं, चाइना ने कोरोना फैलाया है, हम अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे? पहले तो चाइना में फैक्ट्री लगाते क्यों थे? इसीलिए क्योंकि वहाँ पे लेबर, इंडिया में क्यों लगाते थे? यहाँ लेबर स्किल्ड नहीं है, हम स्किल्ड लेबर बोलते हैं, इसको काम आता है। वहाँ वो उतना मोटिवेशन, यूनियन बाजी नहीं है, और मोटिवेशन है यहाँ पे यूनियन बाजी ज्यादा है, काम है कम। इसीलिए वो कहते हैं, और यहाँ गवर्नमेंट नाम घुसाती है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, बीजेपी कहते तू मेरे को पैसे दे दे, कांग्रेस कहते तू मेरे को पैसे दे दे। तो यहाँ पे ये झगड़े हैं, इस वजह से वो इंडिया नहीं आते थे। तो China 1 के अंदर इन्होंने जो बताया कि एप्पल या गूगल या कोई भी जो भी सामान बनाने वाला है, वो कहते हैं मैं चाइना के अंदर फैक्ट्री नहीं रखूंगा, तो कहीं रखूंगा, वो है +1, कहीं और करूंगा, कहीं और करूंगा। +1 में पहला नाम निकला इंडिया का, ठीक है, इतनी बस में आ गई ना थी।
ये बताओ किसी ने बोली थी, कहाँ सुनी है? मेरे को पता था, मेरे साथ सुनी है कहीं ना कहीं। एवाई ने नहीं बोली है। एवाई को पता ही नहीं होगा इतना। हम फाइनेंस के लोग हैं ना जी, हमें पता होना चाहिए। तो याद करो, आपने मेरे साथ फाइनेंस की कौन सी मीटिंग अटेंड की? ये वो जो हमने वहाँ गए थे, एक्सिस वाली कौन सी गए थे ना वहाँ पे, 17 नवंबर को जो हम गए थे, नवंबर में जब गए थे, हाँ, वहाँ पे सुन वही ये हमने ना एक्सिस म्यूचुअल फंड की मीटिंग थी। मैं शॉक हो गया था ये सुनकर, अच्छा ऐसा भी कुछ है। तो ये शुरू हुआ 2020-21 में चाइना +1, और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। उसके अंदर एक बना फिलीपींस, दूसरा बना फिलीपीन आइलैंड्स, एक बना इंडोनेशिया, एक बना इंडिया। तो इंडोनेशिया और फिलीपींस में सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ जमीन नहीं है, तो इसीलिए उनको जमीन तलाशने के लिए हिंदुस्तान आना ही पड़ा। उनका मन नहीं था हिंदुस्तान आने का कि यहाँ विकास क्षेत्र विकसित देश भी वहीं पे उन्होंने बताया था कि मोदी जी करेंगे। हाँ, और 5 ट्रिलियन से हाँ, 10 ट्रिलियन में होगा क्या, एंड वो सब। इसीलिए मैंने चाइना +1 दोबारा बोला कि ये देखिए कितना जल्दी रिकलेक्ट होता है। एंड हम दोनों ने फर्स्ट टाइम नहीं सुना था कि ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर वो इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। आप इतना अभी क्योंकि आपने अपना खून में नहीं उतरा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो इतनी कॉमर्स नहीं पढ़ी है, लेकिन हिमांशी तुम बेटर समझ सकती हो। इंडिया पूरे वर्ल्ड का इकलौता एग्जाम्पल है। हमारे इकोनॉमिक्स में ऐसे पढ़ाते थे, मैं सिंपल करके बताऊं कि सबसे पहले क्या काम मोटा मोटा पेट भरने के तो शुरू हुआ, तो जानवर को मारते थे। धीरे धीरे उन्होंने जब देखा हाँ ये पेड़ पे फ्रूट है, हम ये खाते हैं, अच्छे हैं, तो वो फ्रूट को जमीन में बोया तो पौधा निकला, कुछ साल बाद में गए तो बड़ा अच्छा है। तो ऐसे एग्रीकल्चर का शुरुआत हुई। फिर गेहूं की कहीं फसल लग रही थी, जैसे कुछ उससे कुछ करा तो वो गेहूं के बीज और बो दिए, तो फिर ऐसे खेती समझ में आई। हाँ, इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जहाँ पे तो हमारे देश का या किसी भी देश का पहला जो विकास होना शुरू होता है वो होता है कि एग्रीकल्चर का काम करो, उससे सामान निकालो और दूसरी जगह पे उस सामान को बेचो, ये सबको खाना है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले पूरे देश में अगर देश 100 रुपए कमाता है तो वो एग्रीकल्चर से होता है। धीरे धीरे फैक्ट्रियां लगनी शुरू होती हैं कि जैसे मैंने बताया तेल निकालना है, तो तेल की फैक्ट्री उसमें चाहे कोल्लू का बैल बोलो, वो भी एक छोटी सी फैक्ट्री ही है। पान की दुकान को भी तो हम दुकान ही तो बोलते हैं, ऐसा थोड़ी खोखा लकड़ी का लेके बैठा। तो वो जो बिजनेसमैन है, माल ला रहा है, बिजनेस कर रहा है पान वाला, तो इसीलिए पहले देश 100 रुपए कमाता है एग्रीकल्चर का सामान बेच के, फिर धीरे धीरे वो फैक्ट्रियां लगती हैं, तो एग्रीकल्चर पीछे रहता जाता है, फैक्ट्रियों पे आ जाता है। फैक्ट्रियां बहुत तेजी से काम करती हैं। फसल का तो साल में एक निकलती थी पहले, अब ये 3 दिन फसल निकालते हैं, पहले एक फसल निकलती थी। तो पूरे साल में हर रोज कुछ कुछ बना के फैक्ट्री कमा सकती है, खेत तो कमा ही नहीं सकता, वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो इसलिए वो आगे निकल जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, आईटी, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, सर्विस, स्टॉक मार्केट, ये जो हम कर रहे हैं, टिकटिंग वगैरह वगैरह, मैकडॉनल्ड्स में खाना खाना, जाना, रेस्टोरेंट, ये वो, इसको हम बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। वो फिर सर्विस टेक ओवर करती है। मतलब 100 रुपए में धीरे धीरे उसकी मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ती है, तो पता चलता है 50 रुपए मैन्युफैक्चरिंग और 50 रुपए एग्रीकल्चर। धीरे धीरे सर्विस की हिस्सेदारी बढ़ती है, सर्विस देना। अमेज़न सर्विसेज दे रहा है, प्रोडक्ट तो ठीक है ये रहा, ये हमने खरीदा, लेकिन अमेज़न डिलीवर कर रहा था, वो सर्विस हो गई। फिर धीरे धीरे सर्विस बढ़ती है। हमारे देश में क्या हुआ, इकलौता ऐसा देश है पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा भी है आबादी में, कि जहाँ हम एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग जाने के बजाय पूरा का पूरा कूद गए सर्विस की। वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं रही, उसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम सारा खराब था। फैक्ट्री नली इसीलिए पीछे है। मोदी ने आने के बाद यही करा कि सबसे पहले फैक्ट्रियां लगाओ। चाइना में मैं तो खुद कहता हूँ कोरोना इसने फैलवाया। क्यों? क्योंकि एक देश जो सारी दुनिया की फैक्ट्री चला रहा है, कोरोना फैलाकर कुछ मतलब
आप किसी को छोटा क्यों समझते हो कि हमारा हिंदू आदमी क्या छोटा हो सकता है क्या? वो अंग्रेज ही गड़बड़ कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हम क्यों किसी को छोटा समझे? तो मैं तो कहता हूँ कि इन्होंने फैलाया हो सकता है और इसकी फैक्ट्रियां बंद करा दी और अपने देश की फैक्ट्री शुरू करा दी। हाँ, क्या पता और उन्होंने फैलाया वहाँ पे कि ये बंद हो जाए। ये बंद हो जाए, हाँ। ये है बिटवीन द लाइन्स। तभी तो मौका मिलेगा उसको खोलने का। सर लॉजिक अच्छा है बट ऐसा है क्योंकि एक कंपनी के अंदर मान लो अगर वुहान लैब से वो निकला, हाँ मैं वही बंद कर दूँ, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ वुहान